हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्जन स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही थी हमारी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की, इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। जैसा कि आपसे हमने वादा किया है कि इसमें आपको हम 10,000 क्वेश्चन प्लस कराएंगे, जिसमें कि आपके पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू मिक्स रहेंगे। अभी तक हमने इसमें 2021 से लेकर के 2001 तक के टीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। आज हम इसमें देखेंगे जो एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ था 2018 में ज्योग्राफी का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाके GSY दिवाकर सर्च करेंगे, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्स एंड बैचेज आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ये आपकी संकल्पना दी गई है, उनके विद्वान दिए गए, यानी कि किसने संकल्पना दी थी ये। तो ये केंद्र स्थल संकल्पना जो दी थी आपका, केंद्र स्थल सिद्धांत, ये दी थी क्रिस्टोलर ने। औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत दिया था बेबर ने। कृषि अवस्थापना सिद्धांत दिया था बॉन्थ्यूनेन ने। और खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम BJ एल्बेरी ने नहीं, ये रॉयली ने दिया था आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है आपके रेली या फिर रॉयली ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक अधिवास के समूह का निकटस्थ जो पड़ोसी अनुपात है 1:1.74 है, तो वितरण का प्रतिरूप क्या होगा? तो ये वितरण होगा आपका 1:74 का होगा। अगर आर का मान इसमें दिया गया है आर बराबर, तो इसका हो जाएगा लगभग ऐसा समरूप प्रतिरूप देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब किसी अधिवास के समूह का निकटतम जो पड़ोसी अनुपात होता है 1.74 है, तो उससे बनने वाला प्रतिरूप लगभग समरूप होता है। आर का मान 2 से अधिक हो तो समरूपीय यानी कि यूनिफॉर्म प्रतिरूप पाई जाएगी। अगर आर का मान 2 होता है या उससे अधिक होता है तो समरूपी यूनिफॉर्म प्रतिरूप देखने को मिलता है आपका। तो ये भी उतना ही हो रहा है लगभग। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है? अल्प विकास जिसमें हुआ था वो कौन सी अवस्था है? ये होती है आपकी प्रारंभिक विस्तार अवस्था होती है, इसमें अल्प विकास होता है यानी कि कम विकास होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार ये उन्होंने बताया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रारंभिक अवस्था को अल्प विकास की अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें क्या होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं। उन्हें देख लेते हैं कैसी हैं। यानी कि उच्च स्थायी, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कैसी होती हैं, हाई होती है। इसमें जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आती है तो इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक वर्धमान अवस्था है जिसमें जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर है यानी कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है। यानी कि यहाँ पे भी आपकी जन्म दर क्या है, बर्थ रेट हाई है, और जो डेथ रेट है ये आपकी स्लो है। थर्ड स्टेज आती है, थर्ड में उच्च वर्धमान अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या होता है, कमी आती है, कम होता है थर्ड स्टेज में आकर के। फोर्थ स्टेज आती है तो इसमें क्या होता है, निम्न स्थायी अवस्था जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या होती हैं, निम्न स्तर पर हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर फोर्थ स्तर आता है जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही काफ़ी निम्न स्तर पर हो जाती हैं। और जब फिफ्थ स्टेज आती है तो इसमें क्या माइनस में जाने लगती है जनसंख्या, ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी कि जो बर्थ रेट होती है वो डेथ रेट से कम हो जाती है। तो ये होती है आपकी फिफ्थ स्टेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको और भी जूम करना है तो आपके यूट्यूब में फंक्शन है, अब चाहे जितना जूम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा हुआ है? तो वो कौन सा देश है? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात ये सबसे घना बसा हुआ है। कब? 2017 में जो डेटा आया था उसके अनुसार। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है वो है आपका मलय परिमंडल। बाकी के पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया ये सब किसी में आते हैं, प्रशांत में ही आते हैं, जबकि मलय परिमंडल ये आपका प्रशांत में नहीं आता है। मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है।
यह परिमंडल दक्षिण पूर्व जो परिमंडल है एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिनमें 3 समूहों में बांटा गया है। 3 समूह कौन कौन से हैं जो प्रशांत महासागर के द्वीप समूह हैं, उन्हें देख लेते हैं। मेलानेशिया आता है। मेलानेशिया में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? पपुआ न्यू गिनी आ जाता है, फिजी आ जाता है, सोलोमन आ जाता है, बानुआत आ जाता है। ये सभी द्वीप किस में आते हैं? मेलानेशिया में। पॉलिनेशिया में देखा जाए तो पॉलिनेशिया में आते हैं आपके टुवालू द्वीप आ जाएगा, किरवाटी द्वीप आ जाएगा, कुक द्वीप आ जाएगा एंड हवाई द्वीप समूह आ जाएगा। ये सब आ जाएंगे आपके किसमें? पॉलिनेशिया में। अगर माइक्रोनेशिया में देखा जाए तो माइक्रोनेशिया में आएंगे आपके उत्तरी मारियाना द्वीप समूह आ जाएगा, कोरोलाइन द्वीप समूह आ जाएगा, गिलबर्ट द्वीप समूह आ जाएगा और मार्शल द्वीप समूह आ जाएगा। ये आपके किस में आ जाएंगे? माइक्रोनेशिया में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है? उत्तर प्रदेश की जो तराई प्रदेश है शिवालिक के दक्षिण में, इसमें कौन सी जनजाति है जिसका उत्पत्ति हुई है जिसकी? वो है आपकी थारू जनजाति। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में अवस्थित है। थारू सूअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करते हैं। ये क्या करते हैं? मुर्गी पालन करते हैं और कृषि भी करते हैं। सूअरों का भी पालन करते हैं लोग। मदरा थारुओं का पेय पदार्थ है, यानी कि मदरा का पान करते हैं। जाड़ नामक चावल की मदरा प्रमुख है। इनके लिए किस चावल की बनाते हैं मदरा? जाड़ के चावल की ये बनाते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं ये लोग। हिंदुओं को लगभग सभी त्योहारों को भी ये मनाते हैं, यानी कि किस धर्म के होते हैं थारू लोग? हिंदू धर्म के होते हैं। ठीक है, आज बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है आगरा में। भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी? सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर दर्ज की गई थी 2011 में केंद्र शासित प्रदेश की पूछी गई है तो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी 2011 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देख लेते हैं। लक्षद्वीप में 91.8% थी, दमनद्वीप में 87.1% थी, अंडमान निकोबार में 86.6% थी और यहीं पुडुचेरी में देखा जाए तो 85.8% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कुल जनसंख्या दी गई है कुल कृषि क्षेत्र दिया गया है तो उसको बोला जाता है आपका कायिक घनत्व। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको दिखा देंगे। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। प्रदेश के प्रति इकाई कृषि की भूमि और औसत मनुष्य कितने मनुष्यों का भार है? मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भूमियों को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के परिणाम स्वरूप कायिक घनत्व प्राप्त होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला है आपका कायिक घनत्व बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, जो कुल योग्य भूमि है उसको ये बांटा जाता है, डिवाइड करके कायिक घनत्व आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी के बेलगाम, गुट्टू, सूरत ये सभी आपके जुड़े हुए हैं स्वर्णिम चतुर्भुज से। अभी आपको इसको मैप दिखा देंगे। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के आपस में जोड़ती है। जो मेन शहर कौन कौन से हो गए आपके? राज्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। सूरत हो गया, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हौली, बेलगाम, बेंगलुरु, गुट्टूर, नल्लौर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेल्लूर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर, वाराणसी, कानपुर, आगरा इस परियोजना से जुड़े हुए शहर हैं। ठीक है, राज्य के बाद में शहर बताए गए हैं, देख लेते हैं इनकी। ये हो गई आपकी दिल्ली, ये शहर जुड़े हुए हैं आपके गुड़गांव, जयपुर, ग्वालियर नहीं जुड़ा हुआ है इससे। यहाँ पे हो गया आपकी मुंबई, यहाँ पे हो गया आपकी कोलकाता और थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम तो ये हो जाएगी आपकी चेन्नई। ठीक है, ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। ठीक है, ये है दिया गया है, देख लेंगे आप जूम करके, और देखना हो तो देख लें, छोटा और छोटा कर दें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी आपातानी जनजाति है, कश्मीर में हंजी है, नागालैंड में हो नहीं मिलेगी, नागालैंड में आपको मिलेगी
नागा जनजाति देखने को मिलती है नागालैंड में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी का हो जाएगा नागा। मेघालय में खासी मिलती है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी मिल जाएगी, कश्मीर में हांजी मिल जाएगी, नागालैंड में आपको नागा व कोन्याक जनजाति देखने को मिलेगी और मेघालय में खासी मिलेगी। ठीक है, यहीं अगर हो संथाल मुंडा जनजाति, ये कहाँ की है, झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति कहाँ पे, नागालैंड में नहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम होता है? गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलता है आपको साउथ में जाएंगे, साउथ में भी तमिलनाडु में गन्ने का जो प्रति एकड़ उत्पादन है काफ़ी अधिक होता है। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार जो तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ अनुपात है वो क्या है, अधिकतम है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का, यानी कि गन्ना अगर उत्पादन कोई राज्य करता है तो वो करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति एकड़ में पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। विश्व लगभग 1/3 गन्ने का उत्पादन राज्य कहाँ से होता है, भारत से होता है। अगर 1/3 राज्य सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो है आपका भारत। तमिलनाडु में होता है, आपकी उत्पादकता दी गई है 1,27,130 है आपकी। कर्नाटक में ये आपकी 95,000 है किलोग्राम हेक्टेयर की दिया गया है। ये आपका महाराष्ट्र में 88,900 है, उत्तर प्रदेश में 81,500 है। ये 1 हेक्टेयर में होती हैं, किलोग्राम में गन्ने दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में किसकी सर्वाधिक क्षमता है? तो वो है आपके कुडनकुलम की सर्वाधिक क्षमता है। शक्ति जो परमाणु संयंत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, कुडनकुलम की है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनकी क्षमता देख लेते हैं। कैगा है कर्नाटक में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, काकरापारा है गुजरात में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में। अगर कैगा की देखा जाए कुल क्षमता तो वो है आपकी 880 वाट, कलपक्कम जो तमिलनाडु में उसकी है आपकी 440 वाट, काकरापारा गुजरात में इसकी है 440 मेगावाट, यही कुडनकुलम की कितनी है 2000 मेगावाट की क्षमता है। तो यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? जिप्सम सबसे ज़्यादा होता है आपका बी ऑप्शन, राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन या फिर एकाधिकार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का राज्य का एकाधिकार है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर ये प्रमुख राज्य हैं, जिसमें कि राजस्थान अग्रणी है। राजस्थान में श्री गंगानगर जिला जिप्सम प्रमुख उत्पादक जिला है, यानी कि जो गंगानगर है या फिर श्री गंगानगर जिला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। ठीक है, नाथुला दर्रा अवस्थित है। नाथुला आपको सिक्किम में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा ये दर्रा। राज्य में ये डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में है ये? डोगेक्या में, सिक्किम राज्य में है ये। 1962 में बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया। 1962 से बंद पड़ा हुआ था, जिसको खोला गया था कब? 2006 में। कहाँ से के लिए? भारत एवं चीन मार्ग के लिए। यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि कहाँ से? दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर के जाता है तथा तिब्बत जाने के लिए ये अच्छा रास्ता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से होकर के बहती है। सिक्किम राज्य में और भी कौन से हैं? जेलपला दर्रा भी स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो दर्रे हैं वो कौन सा है? चांगला हो गया, काराकोरम हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया। ये सभी आपके हैं किस में है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म ये प्रस्तुत करता है? तो एक युग्म इसमें सही है, बाकी का और गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार 949 तो ग्रामीण का था और 929 नगरीय का था लिंग अनुपात। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2001 में कितना था? 949, 929 था। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगस्त्यमलाई आपका स्थित है केरल में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगस्त्यमलाई जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनाईमुडी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? अवध की प्रमुख नदी है आपकी घाघरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घाघरा कैसी है? अवध की प्रमुख नदी है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अवध मैदान की प्रमुख नदी है वो घाघरा हो गई। गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम भाग है रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है इसको, और जबकि पूर्वी भाग इसको अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो हॉटस्पॉट जो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है वो हो जाएगा आपका सी सुंदरबन। ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, बाकी के सभी पश्चिमी घाट में आते हैं। सुंदरबन जो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, ये बताएंगे आप कौन से घाट में हो जाएगा? ये आपके पूर्व साइड में है ना। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, दूसरा हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र तथा चौथा हो जाएगा सुंडालैंड या फिर निकोबार द्वीप। ये आपके हो गए 4 हॉटस्पॉट। जबकि पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ, साइलेंट घाटी, ये सभी सम्मिलित हैं, यानी कि ये सभी किस में आते हैं? पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? तो भारतीय जो वनों की वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी वो की थी आपके H.C. चैंपियन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैरी जॉर्ज चैंपियन या फिर H.G. चैंपियन ने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की कब? 1936 में। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, पादप स्वरूप, ये आप जरूर याद रखें। इन्होंने क्या क्या इन्होंने आधार लिए थे? तो ये लिया था उन्होंने संरचना, आकृति, पादप स्वरूप लिया था तथा वनों के 15 मुख्य वर्गों में विभाजित करके 136 उप वर्गों में इन्होंने बांटा था। 15 मुख्य वर्ग थे और जो 136 थे वो थे आपके उपवर्ग। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है आपका, इतना क्षेत्रफल है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? वृक्ष एवं वन दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री जलधारा है? समुद्री जलधारा गर्म है, एक गर्म है, बाकी की सभी ठंडी है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। बाकी लेब्राडोर अगर देखोगे आप तो ये ध्रुव से आती है विषुवत रेखा की तरफ, इसलिए ठंडी है। कनारी भी ठंडी है, बेंगुएला भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दक्षिण विषुवती रेखी जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर तट के सहारे बहती है ये, तथा अंत में पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर विलुप्त हो जाती है। किसके संपर्क में आती है? पछुआ हवाओं के संपर्क में आकर के विलुप्त हो जाती है। इस गर्म जलधारा को ब्राज़ील की धारा कहते हैं। कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, बेंगुएला धारा अटलांटिक महासागर की कैसी जलधाराएं? ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। सबसे चौड़े जो महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं आपके आर्कटिक सागर में। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक सागर में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किनारे जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है और जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक एवं औसत जो गहराई होती है 100 फैथम यानी 600 फीट होती है, महाद्वीपीय मग्न तट इसका ये कहलाता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? 1 से 3 डिग्री के बीच में इसका ढाल होना चाहिए, औसत गहराई इसकी 100 फैथम यानी कि 600 फीट होनी चाहिए, तो ये मग्न तट में शामिल हो जाएगा। सबसे अधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरिया के किनारे साथ साथ उत्तरी द्वीप सागर में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बान झील में। 330 ppm यहाँ की लवणता पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। संसार की सबसे अधिक लवणता जो तुर्की की बान झील है 330 ppm यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद जो बान झील के बाद में आते हैं मृत सागर जिसकी लवणता है 238 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत ग्रेट साल्ट लेक में है 220 ppm लवणता पाई जाती है।
लाल सागर में तीव्र वाष्पीकरण तथा नदियों का ताज़ा जल न मिलने के कारण अधिक लवणता यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि लाल सागर जो है वहाँ पे जल्दी वाष्पीकरण नहीं होता है और नदियाँ भी क्या है वहाँ पे आकर के नहीं मिलती हैं, जिसके कारण उसमें लवणता अधिक मिलती है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची एवं नौगम्य झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर ये प्रवाहित होती है? तो ये है आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है आपकी क्यूरोसियो की जलधारा हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रशांत महासागर में अवस्थित क्यूरोसियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण में प्रवाहित होने वाली, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर में प्रवाहित होने वाली धारा है। ये उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा की एक शाखा उत्तर की ओर से मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे ये बहती हुई होक्काइडो द्वीप के उत्तरी भाग तक के जाती है। इस धारा को बोला जाता है क्यूरोसियो गर्म जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में चलकर एक ठंडी जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर होक्काइडो द्वीप तक पहुंचती है। इस जलधारा को बोला जाता है ओयोसियो या फिर क्यूराल की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यूरोसियो की धारा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट पानी पी लें थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई भाग में पाया जाता है? सबसे जो गहराई भाग में पाया जाने वाला निक्षेप है वो हो जाएगा आपका लाल मृत्तिका। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल मृत्तिका जो महासागर में 2700 फैथम से अधिक गहराई वाले भाग में ये पाया जाता है। लाल मृत्तिका में लोह ऑक्साइड होते हैं तथा एल्यूमिनियम अधिक होता है। इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होती है। यह पदार्थ नदियों तथा पवन द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नदियों तथा पवन के द्वारा बहाकर लाया जाता है सागरों में। इस मृत्तिका के निर्माण में ज्वालामुखी के द्वारा निक्षेप के अंश लोहा, सिलिकेट, एल्यूमिनियम 85.35% होता है। कैल्शियम इसमें 6.7% होता है। और यहीं पर अगर सिलिका देखा जाए तो वो 2.3% इसकी मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लोहा की, सिलिकेट की, एल्यूमिनियम की, जो कि मिलता है किसके कारण? ज्वालामुखी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा जो है वेनेजुएला की जलधारा ये आपकी कैसी है? ठंडी है, जो कि किसकी है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेनेजुएला जो धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि कहाँ से चलती है? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये चलती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के तट जो दक्षिणी सिरे को टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा आगे चलकर यह धारा दक्षिणी विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेलाजिक के जब पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं आपके शैवाल से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पेलाजिक जो निक्षेप है इसके अंतर्गत गहरे सागर में उपस्थित शैवाल के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है, जो कि होते हैं पंख मड के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऊज। चूना तथा सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। चूना प्रधान पंख यानी कि चूना प्रधान जो ऊज होते हैं तथा सिलिका प्रधान ऊज होते हैं, इनको दो आधार पर बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह, जिसका कि कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र है जो पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। कैसा है ये? सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की सुइयों के अनुरूप घूर्णन करता है। इससे पृथ्वी का भग्नी या फिर इसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, ये हो गई आपके शुक्र की अच्छाइयाँ, मान लो इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फिलामेंट का किया गया था ज्वारीय परिकल्पना में। फिलामेंट का प्रयोग किया गया था इस शब्द का। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था ज्वारीय परिकल्पना में।
ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीम्स ने किया था। 1919 में इन्होंने ये किया था तथा जेफरी नामक विद्वान ने इस परिकल्पना को 1929 में संशोधन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, वो गलती से बैक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के निःसृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं, इसको बोला जाता है नेबुला। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो तारों का गैस एवं धूल के राशि पिंड होते हैं उनको बोला जाता है नेबुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतःतार के धूल परिकल्पना को प्रतिपादन किया था, इसको किया था आपके ऑटो शिमर्ट ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी कब इन्होंने किया था। 1943 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस एवं धूल कणों से मानी थी। जो ग्रह बने हैं उन्होंने क्या बोला था कि गैस से तथा धूल कण से ये बने हुए हैं। इन्होंने यह माना था कि ब्रह्मांड में आदिकाल में जो गैस एवं धूल कण फैले हुए हैं जिनकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? ये कहा था आपके WM डेविस ने। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का फल है। डेविस के अनुसार प्रत्येक स्थल रूप अपर्दन के चक्रीय रूप का प्रतिफल है। जो इसे डेविस का त्रिकूट इसको बोला जाता है। डेविस का त्रिकूट किसको बोला जाता है? संरचना प्रक्रम एवं अवस्था को बोला जाता है। डेविस ने अपर्दन चक्र की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया, भौगोलिक चक्र समय की अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में ये बदल गया है। ठीक है, ये कहा था किसने? डेविस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो स्टोन लैटिस निर्मित होते हैं आपके वायु की क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टोन लैटिस वायु क्रिया द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप है। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी चट्टान पड़ी हो जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुआ हो, अर्थात उनकी कठोरता में पर्याप्त भिन्नता हो, तो इस प्रकार पवन रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा सेलों को कोमल भाग को अपर्दन कर कठोर भाग में यथास्थित छोड़ देती है। यानी कि जो कोमल भाग होते हैं उसका अपर्दन हो जाता है और जो कठोर भाग होते हैं, जो दृढ़ चट्टानें होती हैं, वो यहाँ पे कैसे रह जाती हैं? वहीं की वहीं पे रह जाती हैं, जिससे यह जालीनुमा आकृति की हो जाती है। किस तरह की होती है? जालीनुमा होती है, यानी कि थोड़ी इसमें छलनी टाइप में बन जाती है, जिसे स्टोन लैटिस स्थलाकृति कहते हैं, जो कि बनती है आपकी वायु के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किया था आपके हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों का प्रभाव स्वभाव संबंधित अध्ययन प्लेट को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था कनाडा के भूगोलशास्त्री थे टूजो विल्सन 1935 में किया था तथा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार या फिर चापाकार डेल्टा बनाती है? तो वो बनाती है आपकी, दोनों ही बनाती हैं, गंगा एवं नील नदी आपके चापाकार डेल्टा बनाती है। यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत दिया। अगर आपने ए लगाया होगा, सॉरी बी लगाया होगा, बस सी लगाया होगा, तो दोनों ही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चापाकार डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या फिर धनुष के समान होता है, इसी से उसे धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है या फिर इसको चापाकार डेल्टा कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है, दोनों किनारों की ओर ये कम होता है। जैसे नील नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, इरावती डेल्टा, सिंधु डेल्टा, ये सभी कैसे हैं? आपके चापाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानीय अपर्दन से नहीं हुआ है? तो ये आपका हिमानी से नहीं होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी से नहीं होता, अपर्दन से नहीं होता है, जबकि ये कैसा है? निक्षेपण स्थलाकृति है आपकी। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है।
किसके कारण होता है? ये निक्षेपण के कारण होता है। ये गोलार्ध मृत्तिका तथा निर्मित एक प्रकार के ढेर या फिर टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। यानी किस तरह से होता है? इस तरह से इनका आकार होता है। ड्रूमलिन का ढाल कैसा होता है? असमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को कहा जाता है। तो उनको बोला जाता है बजाडा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को बजाडा कहा जाता है। बजाडा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। ठीक है, जब जलोढ़ पंख मिल जाते हैं तो आपका बजाडा बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है जो कि नहीं बनी अपवर्तन के द्वारा? स्टैलेग्माइट अगर आप देखोगे तो ये अपवर्तन नहीं, निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्टैलेग्माइट काष्ठ स्थलाकृति यानी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसका निर्माण होता है निक्षेपण के फलस्वरूप। जबकि कास्ट विंडो, लेपीज, डोलोमाइंस ये सभी कैसी हैं? अपवर्तन की स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे अपवर्तन होता है जिसके कारण इनकी स्थलाकृति बन जाती है। जब चूना युक्त जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है, यानी कि ये वो चूना वाला जल होता है, टपक टपक कर गिरता है, एक यहाँ पे स्तंभ टाइप का बनता जाता है। गुफा की सतह पर चूना युक्त जल को संपूर्ण नमी का बाष्पीकरण हो जाता है। स्तंभ जैसी आकृति इसमें दिखाई पड़ती है जिसको बोला जाता है स्टैलेग्माइट। इसको बोला जाता है क्या? स्टैलेग्माइट, जो कि स्तंभ की आकृति का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा होता है आपका जालीदार शिला या फिर स्टोन लेटिस का होता है। ये पवन के द्वारा होता है। अभी स्टोन लेटिस के बारे में हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा जालीदार शिला का निर्माण होता है। पवन के अपवर्तन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? बातगर्त हो जाएंगी आपकी, इनसेल्वर, छत्रक शिला, भूस्तंभ, ज्यूगेन, यार्डंग, ट्राइकांटर हो जाएगा, पुल हो जाएगा, खिड़की, ये सभी कैसी हो जाएंगी? आपके पवन के द्वारा अपवर्तन वाली स्थलाकृति हो जाएंगी। अगर निक्षेपण की स्थलाकृति पूछे तो वो हो जाएंगी आपकी बालू का स्तूप, बरखान हो जाएगा, लोयस मिट्टी हो जाएगी, पालसन हो जाएगा, प्लोया हो जाएगा, बजादा हो जाएगा, पेडिमेंट हो जाएगा। ये सभी कैसी हैं? आपकी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, यहाँ पे निक्षेपण द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है? ध्रुवीय बाताग्र का सिद्धांत जिनने दिया था वो थे आपके बी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोनों भाई थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्वे के दो ऋतु विज्ञानी बी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज ने 1918 में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। किस चक्रवात के लिए दिया था इन्होंने? शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत, वेव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा जो महान हिमयुग माना जाता है वो किसमें माना जाता है? प्लीस्टोसीन काल को महान हिमयुग के रूप में देखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लेते हैं जो महान हिमयुग आए थे। तो ये आया था यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में, इनको नाम दिया था। पहला आया था गुंज, नेब्रास्कन, उत्तरी अमेरिका में था। यूरोप में था मिंडेल, कंसान था आपका उत्तरी अमेरिका में। और यूरोप में लिस था, इलिनॉय था उत्तरी अमेरिका में, बुर्म था, विस्कॉन्सिन था। तो अभी इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, जो पेपर आता है यूरोप में कौन से आते हैं, इनका सीक्वेंस उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, गुंज, मिल्डे, लिस, बुर्म, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन। ठीक है, ये आपके हिमयुग आए थे। 4 हिमयुग आपको देखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लेखक दिए गए हैं तथा उनकी कुछ पुस्तक दी गई है। ठीक है, स्ट्रैबो की पुस्तक थी आपकी जोग्राफिया या फिर जोग्राफी। बारेनियस ने लिखी थी आपकी जोग्राफिया जर्नलिस्ट। टोलमी की थी जोग्राफिया एवं लेडजेल की थी एंथ्रोपोजोग्राफी। यानी कि ए का हो जाएगा 4th, बी का हो जाएगा 3rd, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो जाएंगे आपके स्ट्रैबो की जोग्राफी, वॉरेनियस की जोग्राफी जर्नलिस्ट, टोलेमी की हो जाएगी जोग्राफी और लेडजेल की हो जाएगी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चिंतन फलक की अवधारणा दी थी आपकी टी.एस. कुहान ने। संभववाद की दी थी वाइडल लब्लॉस ने। अम्लैंड की दी थी आंद्रे एलिक्स ने तथा मेगालोपोलिस दिया था आपके जीन गॉटमैन ने। तो यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4 सभी सीक्वेंस लगे हुए हैं। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपके ऑप्शन वाले पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। ये ऑप्शन दिए गए हैं, सेट कर लें। इसमें ऑप्शन दिया गया आपका फिजियोग्राफिक, ये दिया था आपके R.D. सैलिसबरी ने। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, ये आपके E.C. सैम्पल ने दिया था। और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो पायनियर फ्रेंच की परिकल्पना दी थी वो दी थी आपकी ईसाई बोमैन ने। और सिविलाइजेशन एवं क्लाइमेट की दी थी एल्बर्ट हंटिंगटन ने। तो ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। देख लेते हैं इसमें कौन सा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं आप। फिजियोग्राफी R.D. सैलिसबरी की है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट E.C. सैम्पल की है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एल्बर्ट हंटिंगटन की है। पायनियर फ्रेंच की संकल्पना ईसाई बोमैन की, या फिर बोमैन यहाँ पे नाम दिया है, पूरा नाम इनका ईसा बोमैन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर में। चलिए, क्षेत्र वर्णन विवेचन की संकल्पना दी थी अरिस्टोपेन ने। भूदृश्य की संकल्पना दी थी कार्लो सावर ने। रिमलैंड की संकल्पना दी थी आपके स्पाइकमैन ने। और जैविक राज्य की संकल्पना दी थी रेटजेल ने। यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 सभी सो में लेते हैं। ए ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्र वर्णन की जो संकल्पना दी थी अरिस्टोपेन की हो गई। भूदृश्य की संकल्पना कार्लो सावर की हो गई। रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन ने। जैविक राज्य की संकल्पना रेटजेल ने। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्लियर करा दिया जाएगा उनको क्वेश्चन को। आप एक बार हमें ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, प्रत्यक्षवादी जो भूगोल की संकल्पना थी या प्रत्यक्षवादी भूगोल से जुड़े हुए थे ऑगस्ट काम्ते। आचापरक भूगोल से संबंधित थे विलियम किर्क। मानवतावादी यूफितवान थे, जो मानवतावादी भूगोल से संबंधित थे। नवनियतिवाद से ग्रिफिथ टेलर संबंधित थे। यानी कि यहाँ पे भी आपके 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा था भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो ये कहा था आपका रिचर्ड हॉटसन ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन जो परिभाषा है रिचर्ड हॉटसन ने की थी। यह एक प्रसिद्ध कैसे थे अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। मनुष्य प्रकृति का बच्चा है, यह कथन किसने बोला था, कुमारी सैम्पल ने। ये आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थी। तो ये मनुष्य प्रकृति का बच्चा, ये याद रखिएगा किसने दिया था, कुमारी सैम्पल ने। ये भी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूरब से, कहाँ से, उत्तर पूरब से तथा पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली जो गर्म तथा शुष्क पवन है उसको बोला जाता है हरमट्टन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब वायु सहारा रेगिस्तान में गिनी के तट तक ये प्रवाहित होती है, वहाँ से जो निवासी हैं उनको आर्द्र मौसम से राहत मिलती है, यानी कि इतनी वर्षा होती है तो ये गरम गरम जो पवन पहुँचती है तो वहाँ के लोगों को आराम मिलता है। तो इसलिए इनको बोला जाता है, डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा या फिर सूर्य तक प्राप्त करती है, जिसका विकिरण होता है। तो कहाँ से प्राप्त करती है, फोटोस्फीयर से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर प्रकाश से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है। सूर्य से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगें सूर्य के चारों तरफ निकलकर बाहर की ओर आर्य या फिर रेडियल रूप में सीधे मार्ग से चलकर पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में लगभग 500 सेकंड में ये पहुंचती है। सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों में हुआ है, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। सूर्य के अगर पार्ट पूछे
तो वो बताएंगे आप। कोर हो जाएगा, फोटोस्फीयर हो जाएगा, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना हो जाएगा। ये सूर्य के 4 मंडल हो गए। सौर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को बोला जाता है कोरोना। ठीक है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन होता है। सूर्य की जो बाहर सतह का अत्यंत ताप दीप्त अत्यधिक ऊष्मा कारण होता है। चमकने वाली गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिसे बोला जाता है फोटोन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। बरखान का पवनोमुखी ढाल तीव्र होता है, तो इसका ढाल तीव्र नहीं होता, इसका ढाल कैसा होता है? मंद होता है, स्लो होता है। जो ढाल होता है तीव्र नहीं मंद होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं, ये सही है आपका, आर सही हो जाएगा। ए गलत, आर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। महासागरीय गर्त दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन से में कौन सा गर्त पाया जाता है, कौन से महासागर में कौन सा गर्त है? तो टोंगा आपको देखने को मिलता है दक्षिण प्रशांत महासागर में। चैलेंजर अगर आप देखो तो उत्तरी प्रशांत में है। रोमांस गर्त है आपका, टोंगा हो गया आपका दक्षिणी प्रशांत में हो जाएगा, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत में हो जाएगा, रोमांस हो जाएगा आपका दक्षिणी अटलांटिक में। वहीं नरेश द्वीप आपका हो जाएगा, नरेश गर्त जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में। ए का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, डी का हो जाएगा सेकंड। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिएगा। कथन दिया गया है, कथन है इसमें संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, काफ़ी फेमस है। जिम्मरमैन ने ये कथन दिया था, संसाधन होते नहीं हैं, ये बनाए जाते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। संसाधन होते नहीं हैं, बन जाते हैं, कथन इस जिम्मरमैन का है। मनुष्य अपने ज्ञान एवं प्राविधिकी से प्राकृतिक तत्वों को संसाधन में परिणत यानी कि बदल देता है। इसी कारण हर सभ्यता, संस्कृति, देश काल की संसाधन तालिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अर्थात जिम्मरमैन का मानना था कि कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही है, परंतु जब तक हम उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं करते तब तक हम उसे संसाधन नहीं बोल सकते। यानी कि कोई वस्तु है जिसका हम उपयोग कर ही नहीं रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है जब तक कि वो हमारी यूज में नहीं आ रही है। जिस दिन वो हमारी यूज में आ जाएगी, हम उसका यूज करना सीख लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? रिसोर्स या पे संसाधन हो जाएगी। उपयोगिता की निरंतरता तथा अनिरंतरता पर आधारित संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, उसको देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन या फिर नव्यकरणीय संसाधन जो हो जाएगी आपके सौर ऊर्जा, वायु जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, वन्य ऊर्जा, प्राणी, मृदा, कृषि, ये सब कैसे हो जाएंगे आपके नव्यकरणीय। अगर अनव्यकरणीय संसाधन आ जाएंगे जो कि एक बार यूज करने के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी टाइम बाद इनका रीयूज होगा, काफ़ी सालों बाद। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, अयस्क, तांबा, यूरेनियम, ये सब कैसे हैं आपके ख़त्म होने वाले हैं, जबकि नवीकरणीय कैसे हैं? ना ख़त्म होने वाले, डेली इनको यूज किया जा सकता है, रीयूज हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? तमराई जाना जाता है आपके थाईलैंड में। जो स्थानांतरणशील कृषि होती है जिसको थाईलैंड में बोला जाता है तमराई। ठीक है। देख लेते हैं इनके बारे में भी। मिल्पा बोला जाता है आपका मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में। ताबी बोला जाता है मेडागास्कर में। केगिन फिलीपींस में। लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में। रोका ब्राज़ील में। झूम उत्तर पूर्वी भारत में। चेन्ना हो जाता है आपका श्रीलंका में। ठीक है। ये हो गए आपके स्थानांतरणशील कृषि और उनके संबंधित नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा उत्पादन बड़ा देश है? यानी कि पहला तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन दूसरा पूछा है, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका चीन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन मक्का का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक 2020 में डेटा आया था, उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में चीन, उसके बाद में ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर उसके बाद में यूक्रेन है। ये आपके कैसे मक्का का उत्पादन राज्य है। मक्का के लिए देख लेते हैं। जो मक्का का जन्म स्थान है उसको मध्य अमेरिका में हुआ था। मक्के के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में चाहिए। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक की उचित वर्षा मानी जाती है। जल का जमाव हानिकारक है, यानी कि जल जमा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 40 दिन पाला रहित मौसम रहना चाहिए, यानी कि कोई जाड़े यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम मक्का उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का
पाया जाता है या फिर उत्पादन होता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात कर देता है? तो वो है आपका कनाडा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2/3 निर्यात कर देता है, यानी दूसरे देशों को ये दे देता है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, परंतु इसे उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। कनाडा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा कैसा निर्यात कर देता है, जबकि वर्तमान समय में गेहूं निर्यात में प्रथम स्थान रूस का है। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, तथा अमेरिका व कनाडा क्रमशः द्वितीय व तृतीय पर है। रूस के बाद में है अमेरिका, अमेरिका के बाद में है कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लॉजिस्टिक वक्र दिया था आपका पर्ल रीड ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जाती है। ये इन्होंने बोला था। किसने बोला था? ये पर्ल रीड ने। किस में बोला था? जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त नदी है? तो वो है आपकी राइन नदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसी है? आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त नदी है। ठीक है, राइन नदी विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग, यानी कि काफ़ी बिजी है ये। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। किसका किया जाता है? कोयले का किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, यानी कोयला का यहाँ पे इतना परिवहन किया जाता है, यहाँ से इतना दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है या फिर आता जाता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है कोयला नदी। किसको बोला जाता है? राइन नदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? खनन नगर का उदाहरण अगर आप देखोगे तो तेहरान, यहाँ पे कोई खनन नहीं पाया जाता। बाकी का कुछ हो गया, मैग्नेटोस्कोर हो गया, क्वींसलैंड हो गया, ये आपका कैसे खनन नगर है, जबकि तेहरान खनन नगर में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? कामपुंग के। तो वो है आपका मलेशिया। यहाँ पे कामपुंग के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं और के बारे में भी। मलेशिया में परंपरागत अधिवास को कामपुंग कहा जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंटा घाटी टिन भंडार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो किंटा घाटी है कहाँ की है? मलेशिया की है, मलय प्रायद्वीप में ये अवस्थित है, जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? टिन के लिए, टिन के भंडारण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस घाटी में अवस्थित इपोहेटन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कौन सा है ये? इपोहटिन उत्पादन होता है टिन का, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? तो वो बांटा गया आपका 6 वर्गों में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो वो होता है आपका तारा आकृति का, जहाँ पे क्या होता है, जो परिवहन मार्ग मिलते हैं इस तरह से, ये परिवहन मिल गया, एक परिवहन यहाँ से आके मिल गया, एक यहाँ से आके मिल गया, ऐसे अगर आप मिलते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरूप जो बन जाते हैं वो बनते हैं आपके तारा आकृति के। इनके बगल बगल में क्या हो? अधिवास हो जाता है। ज़्यादा बड़े अधिवास बन गए, छोटे छोटे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अधिवास बन जाते हैं तो इनको बोला जाता है तारा प्रतिरूप बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। तारा प्रतिरूप पर बसे गांव पहले आर्य प्रतिरूप के होते हैं, बाद में गांव से बाहर जाने वाले मार्गों के साथ अधिक मकान बन जाते हैं, तो इस प्रकार गांव का फैलाव मार्गों के साथ हो जाता है और गांव तारे का जो रूप है ग्रहण कर लेता है, यानी गांव किसका रूप ग्रहण कर लेता है? ये तारे का। अतः इसे तारा या फिर तारक प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तारा प्रतिरूप का विकास गाँव एवं नगरों दोनों में पाया जाता है। उत्तर का विशाल मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के गाँवों में बड़ी संख्या में इसी प्रतिरूप पर नगर बसे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आपके तारा प्रतिरूप का पैटर्न दिया गया है। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।